हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव आना। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, फ्लोरा और फौना में जो भी चेंजेस आते हैं उनको हम ओवरऑल इवोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजी का वो सेक्शन जो इसके साथ डील करता है उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो इसमें हम जानेंगे अर्थ का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट किया था, यूनिवर्स कैसे बना। तो यूनिवर्स आज से 20 बिलियन ईयर्स पहले बना था। कैसे बना? एक बहुत ही बड़ा सा सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसको बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया था। एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन जिसके बाद यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया। और तो यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया 20 बिलियन ईयर्स अगो। और कैसे हो गया? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन है। इसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे अर्थ पे बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं था। धीरे धीरे वाटर वेपर CH4 CO2 और NH3 रिलीज हो गए। कैसे? तो वो जो मोल्टन मास था अर्थ की सरफेस पे बिग बैंग थ्योरी के बाद, लाइक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद, तो उसमें से, उस मोल्टन मास में से वाटर वेपर CH4 CO2 और NH3 रिलीज हुए। उसके बाद सन से जो यूवी रेज आ रही थी उसने वाटर को H2 और O2 में तोड़ दिया। तो अब जब O2 मिल रहा था, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन वापस से एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के O3 बना लिया। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो सन से आने वाली यूवी रेज रुक गई। सन से आने वाली यूवी रेज रुक गई। धीरे धीरे कूलिंग हुई, वाटर वेपर नीचे आने लगे, ओशियंस बनने लगे, एटमॉस्फेयर बन गया। और उसके बाद अब जैसे ही एटमॉस्फेयर बना तो लाइफ आने लगे। तो लाइफ का अपीयरेंस सबसे पहला देखा गया था 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो अभी हमने सबसे बेसिक बेसिक चीजें क्या देखी? सबसे पहले कि इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी को तो हमने कहा कि बदलाव होना फ्लोरा और फौना में। उसके बाद इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स है ऑन अर्थ। फिर बिग बैंग थ्योरी, आज से 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। इसको हम लोग 20 BYA भी लिखते हैं, बिलियन ईयर्स अगो। और अगर कहीं पे मिलियन ईयर्स अगो आएगा तो उसको MYA भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन से, जिसका नाम बिग बैंग थ्योरी होता है। उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उस टाइम पे अर्थ पे बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर आए, CH4 CO2 और NH3 आया मोल्टेन मास में से। उसके बाद यूवी रेज जो आ रहा था उसने वाटर को H2O2 में तोड़ दिया। O2 ने फिर O3 बना लिया, ओजोन लेयर बन गया। ऑक्सीजन कंबाइन कर गया NH3 CH4 के साथ, वाटर और CO2 बना लिया। बस यही चीजें तो चाहिए थी। जैसे जैसे कूलिंग हुई वाटर वेपर नीचे आया और उसके बाद ओशियंस का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जैसे ही अब एटमॉस्फेयर बना तो लाइफ का अपीयरेंस होगा। लाइफ का अपीयरेंस 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी है। 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स ओरिजिन हुआ। फिर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ। और 4 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसके बारे में बहुत सारी थियोरीज आई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी थियोरीज दिए। तो सबसे पहले आई थी थियोरी एबायोजेनेसिस की, जिसको थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। अब ये जो थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ये बताता है कि लाइफ जो है ऐसे डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से लाइफ आ गया। तो जो पहला ये कहता है कि पहला लाइफ जो है वो डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से आ गया, जैसे कि स्ट्रॉ मड ये जब सड़ रहा होता है वहां पे लाइफ ओरिजिन कर जाती है। तो फिर एक साइंटिस्ट आए हमारे लुई पैस्चर जी, जिन्होंने कहा कि नहीं ये बात तो नहीं होती। इन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। मतलब लाइफ के ओरिजिन के लिए, लाइफ बनने के लिए एक लाइफ का होना बहुत जरूरी है। एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से आए। तो इन्होंने बोला, ये इन्होंने मतलब ऐसे तो नहीं बोला होगा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिसमें इन्होंने क्या, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि एक किल्ड यीस्ट को डाला और बॉईल किया और वेट किया, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आया। फिर तो इन्होंने बोला कि जो किल्ड यीस्ट है इसमें से तो कुछ नहीं आया, मतलब कोई ग्रोथ नहीं आई। इसका मतलब जो डेड था उसमें से कोई ग्रोथ नहीं आई।
तो किसी लाइफ को लाने के लिए, किसी लाइफ के ओरिजिन के लिए एक लाइफ का होना बहुत जरूरी है। तो उसमें उन्होंने एक लाइव ईस्ट डाला। उसके बाद इन्होंने इसको वापस से वो किया, बॉईल किया, वेट किया, कूल डाउन हुआ, फिर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ आ गया। तो उन्होंने बोला कि जहां पर जहां पे लाइफ थी वहां पे ही लाइफ का नया लाइफ बना है। जहां पे इन्होंने किल करके ईस्ट को डाला था वहां कोई लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ। तो इन्होंने ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। इन्होंने बोला कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो कि बात तो ठीक भी है। अब इसके बाद आया कि अब इसके बाद क्या हुआ कि ये दो और साइंटिस्ट के साथ मिले और इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दे दी। बायोजेनेसिस क्या कहता है? अब बायोजेनेसिस में दो और साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेडी, स्पेलेंजेनी और लुई पैस्चर। ये तीनों मिलकर के इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया। सबसे पहला ए बायोजेनेसिस, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है कि लाइफ आ गई डेड एंड डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से। इसको डिस्प्रूव कर दिया लुई पैस्चर ने। इन्होंने बोला कि लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी, ना कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से। अब ये दो और साइंटिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी। आप देखते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अगेन ये वही बात कहती है कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब ये बात तो चलो ठीक है कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, लेकिन फर्स्ट लाइफ कहां से आया फिर? ये तो बहुत बड़ा सवाल तब भी रह जा रहा था। अब इसको अभी हम लोग आगे की थ्योरीज में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी एक थर्ड थ्योरी थी, कॉस्मिक थ्योरी। छोटी सी बातें ये जान लेते हैं, जिसको थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया कहती है कि ये यूनिट्स ऑफ लाइफ कुछ स्पोर्स जैसे थे जो कि दूसरे प्लैनेट से ट्रांसफर कर दिए गए थे अर्थ के ऊपर, लेकिन अगेन इसका कोई ऐसे वैलिड प्रूफ नहीं था। फिर फोर्थ में आए थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म। ये सिंपल कहती है कि लाइक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है ये भगवान के द्वारा बनाए गए थे, सुपर पावर के द्वारा बनाए गए थे। और ऐसा इन्होंने बोला कि आज से लगभग 4000 ईयर्स पहले बना था। लेकिन जब हमने फॉसिल्स देखा तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो बना था, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये तो बहुत छोटा टाइम दे दिया ना, अर्थ तो बहुत पहले से है। तो ये थियरी तो वैसे ही डिस्प्रूव हो गई। अब देखते हैं आगे थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब जो ये जो इन्होंने थियरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा, ये बात तो ठीक निकली, ये काफी प्रूव थ्योरी काफी मानी गई इसको। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पहली लाइफ कहां से आई। इन्होंने ये तो बोला कि लाइफ लाने के लिए प्री एग्जिस्टिंग लाइफ चाहिए, लेकिन पहली लाइफ कहां से आई ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बात एक्सप्लेन करने के लिए आया थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। पहली लाइफ को एक्सप्लेन करता हुआ थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो कि प्रपोज किया गया था हाल्डेन और ओपेरिन के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना है आपको। थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन कहती है कि जो पहला लाइफ फॉर्म था वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आया। ठीक है, तो और उसके बाद ही उस लाइफ से आगे की लाइफ धीरे धीरे जनरेट करते गए। इन्होंने बोला कि जो कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि CH4NH3H2 जो अर्थ की सरफेस पे आ गया था, वो सब शुगर्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब सबसे पहले आया, ये सब पहले बना और उससे ही पहली लाइफ बनी। तो इन्होंने कहा कि पहले तो ए बायोजेनेसिस हुआ, फिर बायोजेनेसिस उसके बाद से होता आया। इन्होंने ये एक थियरी दी जो कि काफी ज्यादा माना गया। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। पहले एक बार ए बायोजेनेसिस हुई और उसके बाद बायोजेनेसिस होता आ रहा है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी तो करना है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, यूरे और मिलर साहब, हैरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया केमिकल इवोल्यूशन को। सॉरी, इन्होंने एक कंडीशन बनाया जो कि प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसा माना जा रहा था कि हो रहा होगा। अब सिंस उस टाइम पे सबसे पहले तो ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बना, तो टेम्परेचर तो बहुत हाई रहा होगा। तो उन्होंने हाई टेम्परेचर डाला, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स जैसा कंडीशन क्रिएट किया, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर CH4NH3H2O के अबंडेंस में डाला, H2 डाला। और उसके बाद इन्होंने एक पूरा पूरा अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप डाला जिसमें CH4NH2H2 ये सारे गैसेस को इन्होंने डाले, हाई टेम्परेचर रखा और स्पार्क डिस्चार्ज इसमें देते रहे। वो इसमें CH4NH2 और H2 डाला। ये अब इसमें याद रखना है कि इसका प्रॉपरली इसके रेशियोस बराबर बराबर थे। CH4 1 की रेशियो में था, बाकी सारे 2 to 2 की रेशियो में थे।
इन्होंने फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाला उस फ्लास्क में, CH4NH3H2 और वाटर वेपर वाले में। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर रखा इन्होंने, 800 डिग्री सेल्सियस रखा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ अमीनो एसिड्स पाए गए। तब इन्होंने बोला कि देखो जैसे ये अमीनो एसिड्स बन रहा है, फिर ये प्रोटीन बनाएंगे, और ऐसे ही करके एक लाइफ बनेगी। तो ऐसे ही और भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ शुगर आया। जैसे यहाँ पर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन आ गया, धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ शुगर आ गया, नाइट्रोजिनस बेसेस बन गए, पिगमेंट बन गया, फैट बन गया। तो यहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन क्या कर रहा है, पहला लाइफ कैसे बना उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहा था। अब कहते हैं कि जो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था वो 3 बिलियन ईयर्स अगो आया था। ये सारे ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स थे, जिनके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि RNA, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स थे। ये सब चीजें केमिकल इवोल्यूशन ने प्रूव करी हैं। अब ये सब चीजें चलो एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव तो कर दिया, कुछ थ्योरी लगाया साइंटिस्ट ने, कहा उसको अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, चलो उस बात को मान लिया गया, बायोजेनेसिस को हमने मान लिया, केमिकल इवोल्यूशन को हमने मान लिया, लेकिन स्टिल वी नीड एविडेंसेस। इवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल्स की स्टडी को। फॉसिल क्या होता है, फॉसिल वो रेमिनेंट है, रेमिनेंट मतलब जो रह जाता है, कुछ लाइफ फॉर्म जो बहुत पहले रहा होगा, जो कि लाइक अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो रॉक्स के अंदर दब के रह गया, वो ही फॉसिलाइज हो जाता है, उसको ही फॉसिल कहते हैं। और उसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाते हैं कि ये कितना पुराना है, और इससे अंदाजा लगाते हैं कि ये कितना पहले था। फॉसिल्स के बारे में एक और भी बात कही जाती है कि फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन। अब जैसे ही हमें किसी चीज का फॉसिल मिला, तो हम उसका कार्बन डेटिंग करके डेट पता लगाएंगे कि ये कितने टाइम पहले तक जिंदा था, ये कितना साल पुराना है, और इससे हमको पता लगेगा कि ये कब था और कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। इसीलिए फॉसिल्स को रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स में आ जाएगा तुम्हारा ये। अब इसके बारे में, इसकी इवोल्यूशंस के बारे में भी, इनकी जैसे जैसे देखो स्ट्रक्चर, जैसे हॉर्स का इवोल्यूशन यहाँ पे है, तो सबके बोन स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। तो जिस टाइम पे जैसे बोन स्ट्रक्चर्स मिले, मतलब उस टाइम पे वैसा फॉर्म था इनका, हमेशा से यही फॉर्म नहीं था, मॉडर्न हॉर्स ही नहीं था। या एलिफेंट्स में ही अगर देखा जाए, जैसे वूली मैमथ था, फिर उसके बाद एशियन एलिफेंट है या अफ्रीकन, तो इनका जैसे जैसे बोन स्ट्रक्चर डिफरेंस है, बोन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो कितना कितना पुराना साल पहले का मिल रहा है, उस फॉसिल की स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमको क्यों चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स में और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि टू स्टडी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी किसको कहते हैं, फाइलोजेनी हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, जैसे हॉर्स और एलिफेंट का एग्जाम्पल है वैसे, कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ उसकी हिस्ट्री जानने के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं उसको फाइलोजेनी कहते हैं, जैसे हॉर्स का इवोल्यूशन। अच्छा, या कुछ कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। कनेक्टिंग लिंक्स क्या, जिनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर दो स्पीशीज से काफी सिमिलर होंगे, उनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। या कोई एक स्पीशी जो है वो अगर इवॉल्व करके दूसरी स्पीशी बन जाए, तो उसके बीच में अगर कोई ऐसा है जो दिखाता है कि दोनों में इवोल्यूशन का चांसेस है, उसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी लिखती है एक फोटो के साथ। आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक कनेक्टिंग लिंक है दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा फॉसिल्स के और भी सिग्निफिकेंसेस हैं। फॉसिल क्या, फाइलोजेनी पढ़ने में, चलो ये तो हमने देखा कनेक्टिंग लिंक है, फाइलोजेनी स्टडी करने में हमारी मदद करती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ने में मदद करती है, कनेक्टिंग लिंक है। ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताती है। हमको डायनासोर के बारे में कैसे पता लगता, हमारे आने से तो कितना साल पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो डायनासोर के बारे में हमें पता कैसे चला, उनके फॉसिल्स थे, उससे हमें पता लगा। साथ ही साथ कुछ जोग्राफिकल जियोलॉजिकल पीरियड्स में बांटा गया हमारे अर्थ को। तो उस टाइम के रॉक्स की स्टडी करके, उसके बीच के फॉसिल्स की स्टडी करके, उसके लेयर्स के बारे में स्टडी करके हमने देखा कि ये लाइफ फॉर्म्स जो थे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के थे, अलग अलग जोग्राफिकल टाइम स्पैन्स में अलग अलग टाइप के थे। तो इन सब की स्टडी भी हम लोग फॉसिल्स की मदद से करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स क्या है, तो आप ये चारों चीजें लिख देंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस है।
इसमें क्या क्या है? कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम लोग? एनाटॉमी देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के, और पता लगाते हैं कि उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या क्या कॉमन है, उनके फंक्शंस में क्या क्या कॉमन है। इसमें दो चीजें आती हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स को होमोलॉजी भी कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स होना मतलब एनालॉजी भी कहेंगे। अब देखो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो का मतलब सेम और लोगस का मतलब ओरिजिन। तो जिनका ओरिजिन सेम होगा उसको होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे, और एना का मतलब डिफरेंट और लोगस का मतलब ओरिजिन। तो जिनका डिफरेंट ओरिजिन होगा उसको एनालॉगस ऑर्गन्स कहेंगे, मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स का ओरिजिन पॉइंट सेम होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स का ओरिजिन डिफरेंट होता है। अब आ जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स एंड होमोलॉजी पे डिटेल में। यहाँ पर हमें बताया गया है कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं, इन ऑर्गन्स में फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, मतलब ओरिजिन सेम है स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हो गए। इस फिनोमिना को होमोलॉजी कहते हैं। आपको आ सकता है कि डिफाइन होमोलॉजी। तो देखो एग्जाम्पल के लिए, ह्यूमंस हैंड, वेल्स फ्लिपर्स, बैट्स विंग्स एंड चीताज फुट, इन चारों का एग्जाम्पल है यहाँ पर। ह्यूमंस हैंड, वेल्स फ्लिपर्स, बैट्स विंग एंड चीताज फुट, इन सब का ओरिजिन सेम है। ये जो फोर लिम्स हैं इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। वेल के फ्लिपर्स पानी में उनको वो करने में मदद करते हैं, बैट के विंग्स उनको उड़ने में मदद करते हैं, चीता का फुट उनको दौड़ने में मदद करता है। ह्यूमन का जो हैंड है उसका डिफरेंट फंक्शन है। तो इन सब के जो फोर लिम्स हैं, हैंड्स, उनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है इनका वो एकदम सेम है, बोन एकदम सेम है। सब में ही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस है। आपको देखने से भी लग सकता है ये सब सेम है। अब ये होमोलॉजी का एग्जाम्पल हार्ट और ब्रेन में भी देखा जा सकता है। प्लांट्स में भी होमोलॉजी देखी जाती है, जैसे कि थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा। ये बोगनवेलिया है और ये कुकुरबिटा है। बोगनवेलिया में देखो यहाँ पे थॉर्न है और इसमें कुकुरबिटा का ये टेंड्रिल है। दोनों का ये, अब कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल है वो उसको रीच करने में, ऊपर क्लाइंब करने में मदद करता है, और बोगनविलिया का थॉर्न उसको प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर देता है। तो दोनों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है, मतलब दोनों स्ट्रक्चरली सेम है। अब ये देखो, ये क्यों हुआ? यहां से एक टर्म और आता है जिसका नाम है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक ऐसा इवोल्यूशन है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज हैं। अब अगर इन सब का ओरिजिन सेम है, सेम ही जगह से ओरिजिन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिलेटेड स्पीशीज हुए, लेकिन इनका सिंस फंक्शन अलग अलग होता जा रहा है, तो इसीलिए ये धीरे धीरे एक दूसरे से लेस सिमिलर होते जाएंगे सर्वाइवल के केस में या एडेप्टेशन के केस में। ऐसा हुआ क्यों? सर्वाइवल के लिए, अडेप्टेशन के लिए अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन मिली इनको, अलग अलग तरीके से इनको सर्वाइव करना था, अपने आप को अडेप्ट करना था, तो ये अलग अलग होते गए। तो इसको हमने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। ये अभी आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या 1 मार्क से क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो आपको याद रखनी है। इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों कहते हैं? अब यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर तो सेम है। अब यहाँ पर अब जैसे ह्यूमन का हैंड है उसका कुछ और फंक्शन है, वेल के फ्लिपर्स का अलग फंक्शन है, बैट के विंग का अलग फंक्शन है, चीता के फुट का अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर ओरिजिन सेम होते हुए भी सबके फंक्शंस जो अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया? ये डाइवर्ज कर गए, मतलब फैल गए, अलग अलग हो गया। इसीलिए इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। एच डी करके याद कर लो, होमोलॉजी एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के ऊपर। एनालॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉजी। अब एनालॉगस ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन है जिनका फंक्शन तो सिमिलर है, सेम फंक्शंस, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है। इस फिनोमिना को एनालॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड उड़ने में ही मदद करेगा, लेकिन विंग ऑफ इंसेक्ट जो है ये काइटिन का बना है, थिन फ्लैप ऑफ काइटिन से बना हुआ है, और विंग ऑफ बर्ड जो है ये तो मॉडिफाइड फोर लिम्ब है। अगेन एक और एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, दोनों जमीन के अंदर होता है, दोनों कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, लेकिन दोनों का ही ओरिजिन डिफरेंट है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये दोनों ही काम सेम करेंगे लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट, ये एक्टोडर्म से बनता है, एंड लंग ऑफ वर्टिब्रेट ये इंडोडर्म से बनता है। दोनों का
फंक्शन सेम है, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। एक इक्टोडर्म से बन रहा है, एक एंडोडर्म से बन रहा है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। आइज ऑफ ऑक्टोपस ये यहाँ से बना है, रेटिना इसका स्किन से बना है। और आइज ऑफ मैमल्स में इसका रेटिना एम्ब्रियोनिक ब्रेन से बना है। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन दोनों तो देखने का ही काम करती है। तो यहाँ पे अगेन फंक्शन सेम हो गया, लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। इसको एनालॉगस ऑर्गन्स कहेंगे, इस फिनोमेना को एनालॉजी कहेंगे। अब इसको हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे होमोलॉजी को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते थे, एनालॉजी को एनालॉजी से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखता है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे और भी है आपका। देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्यों? क्योंकि अलग अलग सेम फंक्शन करने के लिए अलग अलग ओरिजिन से विंग ऑफ इंसेक्ट आया और विंग ऑफ बर्ड आया, सेम जगह पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। आगे देखते हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस में एक और। ऑर्गेनिजम्स में कभी कभी सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स, जीन्स, अदर बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलता है, और मेटाबॉलिज्म में ये भी बताता है कि इनकी एंसेस्ट्री कॉमन है। अगर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अगर सेम सेम जैसा दिख रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है, इसका मतलब वो एक ही जगह से इवॉल्व होके आए हैं, एक ही कॉमन एंसेस्ट्री है इनकी। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स कहते हैं। ये क्या, एडेप्टिव रेडिएशन हो गया इनका। एडेप्टिव रेडिएशन अभी हम लोग इसके ऊपर ही देखते हैं। इसको कहते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्यों? क्योंकि कुछ स्पीशीज जो थे, अलग अलग जगह में जाने की वजह से, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में जाने की वजह से थोड़ा इवोल्यूशन ले आए अपने में। अब अगर तुम्हें हॉस्टल में रख दिया जाए तो तुम्हें हॉस्टल का खाना ही खाना पड़ेगा। अगर तुम्हें घर में रखा जाए तो तुम घर का खाना खाओगे, तुम अपनी फरमाइश से बनवाओगे। तो क्या होता है कि हम लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं ना हॉस्टल जा करके। तो ऐसे ही जो कुछ स्पीशीज थे, ये अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में जब पहुंच गए, तो वहां पे इनको वहां पे जो फूड अवेलेबल था, उस हिसाब से इनको अपने आप को ढालना पड़ा, या वहां का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन था उस हिसाब से उनको अपने आप को ढालना पड़ा। तो इसको हम लोग इसीलिए बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस कहते हैं। ये एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है। अब जैसे देखो, यहाँ पर ये ना एक एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस का। डार्विन्स फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे डार्विन जा करके अपना रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पे फिंचेस ही, फिंचेस बर्ड्स को ही कहते हैं, बर्ड्स की एक स्पीशीज होती है। तो उनको डार्विन्स फिंचेस इसलिए कहते हैं क्योंकि डार्विन्स ने उनके ऊपर ही काम किया था। अब इनके अंदर एक ही सेम ही आइलैंड पे क्या हो गया कि सबके बीक्स में बहुत डिफरेंस देखने को मिल गए डार्विन्स फिंचेस के, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसा खाना खा रहे थे, क्या खा रहे थे, उस बेसिस पे। तो अब जैसे यहाँ पर देखो, ये कैक्टस को खा रहा है, इसका बीक ऐसे पॉइंटेड है। ये कॉटन का कुछ तो खा रहा है, ये इसके बीक्स ऐसे बने हुए हैं। ये सीड्स खा रहा है तो इसके बीक्स ऐसे, ताकि सीड्स को प्रॉपरली पकड़ पाए, ऐसा करके। अब ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स का रेडिएशन हुआ। रेडिएशन मतलब ऐसे इवोल्यूशन, उनका अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्यूशन। टाइगर कैट में, टस्मेनियन वुल्फ में, ये यहाँ पे मार्सुपियल मोल है वैसे ही। तो ये सभी कैसे हो गया, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में जाने की वजह से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन फेस करने की वजह से, अलग अलग फूड का अवेलेबिलिटी होने की वजह से उनके अंदर जो डिफरेंस, जो अडाप्टेशंस आए, जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया वहां पे सरवाइव करने के लिए, ये ऐसा जो इवोल्यूशन आया, इसको कहते हैं इवोल्यूशन बाय अडाप्टेशन, जिसको कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। या फिर यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले इससे, इसको कहते हैं बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं। अब क्या होता है कि एक ही जगह पर, एक ही जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशंस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। जैसे गैलापागोस आइलैंड की ही बात थी, वहां पे एक ही जोग्राफिकल एरिया में फिंचेस अलग अलग तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, और प्लेसेंटल मैमल्स जो थे उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं, जब एक एरिया में, एक ही जगह पे, एक जोग्राफिकल रीजन में अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल जाए तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बनाता है। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलियन मार्supials और प्लेसेंटल मैमल्स का एग्जाम्पल है। इन सबके नाम आप याद रख लेंगे और आप एक चार्ट बना करके लिख देंगे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो। इसके बाद कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले जो कि शो करता है कि कैसे लाइफ आगे आगे बढ़ी, कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे बदलाव आए। इसको प्रपोज किया था अर्नस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज हैं सब में कुछ कॉमन फीचर है जो कि एडल्ट में आके तो गायब हो जाता है, एडल्ट में नहीं दिखता, लेकिन एम्ब्रियोस में सेम कुछ तो फीचर्स है सारे ही वर्टिब्रेट्स में। अब जब एम्ब्रियो में वो सिमिलैरिटी देखने को मिल रही थी इसीलिए इनको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कहा गया। जैसे कि हर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में क्या होता है, इवन ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी वेस्टिजियल गिल स्लिट मिलता है। कुछ कुछ लोगों में वो रह भी जाता है, जैसे कि इसके कान के पास देखो एक छोटा सा छेद है, यही वेस्टिजियल गिल स्लिट है। तो जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैं उनमें वेस्टिजियल गिल स्लिट कभी कभी देखने को मिलता है। एम्ब्रियो में तो देखने को मिलता है, कभी कभी एडल्ट में भी रह जाता है। लेकिन क्या है कि ये फंक्शनल सिर्फ और सिर्फ फिश में है गिल स्लिट, बाकी एडल्ट वर्टिब्रेट में तो कहीं नहीं देखने को मिलता। तो ये ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया कि हो सकता है ना कि हम सबका इवोल्यूशन वहीं से हुआ है, एक ही जगह से। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, एक साइंटिस्ट आए कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, जिन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि एम्ब्रियो तो कभी भी एडल्ट स्टेजेस से पास थ्रू नहीं करता, तो इसीलिए ये इस थियरी को इन्होंने वैलिड करार नहीं दिया। इन्होंने बोला कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस वाली कोई बात नहीं है, ये सही नहीं है। अब कुछ एविडेंसेस मिले नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एनवायरनमेंट के लिए जो बेस्ट सूटेड है उसमें वो ही सर्वाइव कर पाते हैं और वो ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर देयर एनवायरनमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ नीचे देखने को मिला है, जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इस केस में क्या होता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1850 से पहले ज्यादा व्हाइट विंग्ड मॉथ थी। इनकी स्पीशीज का साइंटिफिक नाम बिस्टन बेटुलेरिया है। ट्रीज पे जब देखा गया तो जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थी उनका नंबर ज्यादा पाया गया, डार्क विंग्ड मॉथ कम थी। अब ये जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थी इनका नाम है बिस्टन बेटुलेरिया, और जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है जिनके अंदर क्या मेलेनाइज्ड बोल सकते हैं ना, ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट है उनके अंदर, उनका नाम बिस्टन कार्बोनेरिया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखा गया कि ज्यादा डार्क विंग्ड मॉथ थे और लेस व्हाइट विंग्ड मॉथ थी। यहाँ पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज्यादा व्हाइट विंग्ड मॉथ थी, कम ब्लैक विंग्ड मॉथ, और इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखा तो ज्यादा ब्लैक ये डार्क विंग्ड मॉथ थे। तो क्या हो गया कि इसके बारे में इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था कि व्हाइट कलर्ड लाइकेन का काफी ग्रोथ था ट्रीज के ऊपर, और बैकग्राउंड में जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थी वो सरवाइव कर जा रही थी क्योंकि वो ऐसे दिखती नहीं थी, मतलब वैसे उनका क्या बोलते हैं उसको, वो कवर अप हो जा रही थी, कैमोफ्लाज कर जा रही थी, ऐसा कह सकते हैं कि जब ये लाइकेन ट्रीज के ऊपर कवर करके रख रहा था तो वहां पे वो ऐसे कैमोफ्लाज कर रहा थी, ज्यादा दिख नहीं रही थी। लेकिन अब तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये जो डार्क विंग्ड वाले थे ये ज्यादा दिख रहे थे और इनको प्रिडेटर्स पिक करके मार दे रहे थे, खा ले रहे थे। लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो गया, ट्री ट्रंक इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ गई, बहुत ज्यादा स्मोक आने लगे, बहुत ज्यादा सूट आने लगा, जिसकी वजह से लाइकेन मरने लगा, लाइकेन रहा ही नहीं। इसके बाद ट्री का जो ट्रंक था वो डार्क होने लगा। इस कंडीशन में जो प्रिडेटर्स आए उन्होंने व्हाइट विंग्ड मॉथ को ले लिया, मार दिया उसको, क्योंकि प्रेडेटर्स उसको इजीली पहचान पा रहे थे, अब वो कैमोफ्लेज नहीं हो पा रहा था। और इस केस में डार्क विंग्ड मॉथ जो थे वो सरवाइव कर गए क्योंकि अब सुटेबल डार्क बैकग्राउंड मिल रहा था, वो कैमोफ्लेज ज्यादा इजीली कर पा रहे थे, तो प्रेडेटर्स उनको पहचान नहीं पाए। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थी और डार्क विंग्ड मॉथ कम थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग्ड मॉथ ज्यादा हो गए और व्हाइट विंग्ड मॉथ कम हो गई। ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन किसको कहते हैं, इवोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। क्वेश्चन अगर एक नंबर का आ भी सकता है, व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, याद रख लेना है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इवोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन।
अब चलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के ऊपर। इसमें भी कुछ थियोरीज दी गई थी, कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ थियोरीज दी। तो सबसे पहले लमार्क आए, लमार्क ने दिया लेमार्किज्म। इसमें इन्होंने क्या बोला? इट इज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, कि ओवर द ईयर्स कोई स्पीशीज कुछ कैरेक्टर्स अक्वायर करेगी, ठीक है, और वो अपने प्रोजेनीज में उस कैरेक्टर को पास ऑन करेगी। यही था थियोरी ऑफ लेमार्किज्म। इट वॉज proposed by Lamarck. It states that evolution of life form is occurred by the inheritance of acquired characters. ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होंगे? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब जैसे जिराफ था, तो जब घास नीचे खत्म हो गया तो वो पेड़ पे जब घास खाने लगा अपना गर्दन ऊंचा करके, तो उसका गर्दन लंबा होता गया और उसने स्ट्रेट को आगे पास ऑन किया, तो उसके आने वाले प्रोजेनीज के गर्दन भी लंबे होने लगे। इन्होंने ऐसा बोला। इन्होंने बोला इवोल्यूशन बाय यूज ऑफ ऑर्गन्स, एग्जांपल लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज ड्यू टू कंटिन्यूअस इलोंगेशन ऑफ फोरेज लीव्स ऑन ट्रीज। ये लीव्स खाने के लिए ये जो अपना कंटिन्यूअस इलोंगेशन कर रही थी गर्दन का, जिससे ये एक अक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया जो कि उसके सक्सीडिंग जनरेशंस में पास ऑन होने लगा। अब इवोल्यूशन बाय डिसयूज, इन्होंने बोला कि स्नेक्स में जो लिम्स का डिसअपियरेंस होने लगा, ये भी इसीलिए क्योंकि स्नेक्स ने अपने लिम्स का यूज नहीं किया तो वो डिसअपियर हो गया। अब ये थियोरी जो है एलिमिनेट कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि बाद में तो पता चल गया ना, उस टाइम तक तो इनके टाइम तक जीन्स वगैरह के बारे में पता नहीं था, कैरेक्टर कैसे पास ऑन होता है ये नहीं पता था, कि सेल में क्रोमोजोम के ऊपर वो जीन्स होते हैं, ये सब तो नहीं पता था। तो बाद में जब हम लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस पता चला, तो फिर इनका ये थियोरी जो है वो डिस्कार्ड हो गया। पता चला फिर कि कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ जीन्स के थ्रू इनहेरिट होता है, ना कि यूज एंड डिसयूज ऑफ तुम्हारे ऑर्गन्स के। इसके अलावा दो और थ्योरी है, डार्विनियन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी, ये देखते हैं। डार्विनियन थ्योरी को हम लोग डार्विनिज्म भी कहेंगे, क्योंकि डार्विन साहब ने दिया था, चार्ल्स डार्विन साहब ने। थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये ऑब्जर्वेशंस, ये डार्विन साहब का एक शिप था एचएमएस बीगल नाम का, ये बड़ा फेमस शिप है इनका। एचएमएस बीगल पे ये गए थे और ये वहां अपने एचएमएस बीगल पे बैठ करके गए थे गैलापागोस आइलैंड। एक तो इसका एग्जाम्पल पहले भी था, इसके साथ एक और साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वेलेस। ये एक नेचुरलिस्ट थे जो मलय आर्चिपेलागो में काम करते थे। और डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे, ये थॉमस मैल्थस के वर्क से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और इसके बाद इन्होंने और भी काम शुरू किया। डार्विनिज्म के दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, पहला ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या कहता है? ब्रांचिंग डिसेंट कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी, वो सभी पीछे की लाइफ फॉर्म्स के डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उसी से आए हैं। पहले जो भी लाइफ फॉर्म्स थे उसी के डिसेंडेंट्स हैं अभी के सारे ही ऑर्गेनिजम्स। मॉडिफाइड हो सकते हैं, अनमॉडिफाइड, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी पहले एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स के, प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स के मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया इन्होंने? नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन कैसे? इन्होंने एक बैक्टीरियल कॉलोनी ए ली, कॉलोनी ए, जो एक गिवन मीडियम पे ग्रो कर रहा था। उस मीडियम का कॉम्पोजिशन इन्होंने बदल दिया। अब जो इन्होंने चेंज किया जो मीडियम, ये देखो इन्होंने एक कॉलोनी ए ली है जिसमें एक मीडियम था, सभी ग्रो कर रहे थे, उनके लिए अप्रोप्रिएट मीडियम था। अब इन्होंने क्या किया? इसका मीडियम चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक डाल दिया इसमें। अब इस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया सरवाइव कर पाए जो रेजिस्टेंट हो थे। जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर पाते उनको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहेंगे। ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ये अब जो ओरिजिनल, ये जो पहले का बैक्टीरिया था, नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जिसको कहेंगे, उसकी जगह अब ये ज्यादा ग्रो करने लग गया। अब धीरे 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 करके कॉलोनी बी ये बन के आई, जिसमें क्या हो गया? रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा है तुम्हारे नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से। तो इन्होंने कहा ये जो वेरिएंट पॉपुलेशन आया है रेड डॉट वाला, ये क्या है? ये पिछली स्पीशी ब्लू डॉट वाली को आउट ग्रो कर रही है, उससे ज्यादा ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब बी जो है, बी इज बेटर देन ए अंडर न्यू कंडीशन। इसीलिए नेचर जो है ये हमारे बी को, ये जो वेरिएंट पॉपुलेशन है बी का रेड डॉट वाला, इसको ज्यादा सेलेक्ट करेगी नेचर, क्योंकि ये नए एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता है, ये रेजिस्टेंट है, ये नए एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाएगा, और ए को नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी, बी को करेगी। तो डार्विन ने
दो कॉन्सेप्ट्स दिए इन्होंने। कहा ब्रांचिंग डिसेंट पहला, जिसमें इन्होंने कहा कि प्रीवियस लाइफ फॉर्म का ही मॉडिफाइड डिसेंडेंट है अभी का सारा ऑर्गेनिज्म। अब जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला, कॉमन एंसेस्टर होता है और इनके यही सब ब्रांचिंग डिसेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा ये नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने बात की, ये नेचुरल सिलेक्शन कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, ओवर प्रोडक्शन, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हेरिटेबल माइनर वेरिएशन क्या है? हेरिटेबल माइनर वेरिएशन जो है ये या तो बेनिफिशियल हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है ऑर्गेनिज्म के लिए। कुछ वेरिएशंस जो आए और जिनको इनहेरिट किया गया, हेरिटेबल। उसके बाद ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन साइज जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है अपने मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करती है, जिससे कि पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। एग्जाम्पल तुम्हारा ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन को ही ले लो। दूसरा, तीसरा, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। अब पॉपुलेशन साइज तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, लेकिन रिसोर्सेज एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करते। रिसोर्सेज पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डेंस में ग्रो नहीं करते, रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही ओवर प्रोडक्शन हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और नेचुरल रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं बढ़े, तो तभी तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगा, उस नेचुरल रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल होगा। तो उससे क्या होगा, एग्जिस्टेंस के लिए सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन आएगा, कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिसोर्सेज, क्योंकि पॉपुलेशन साइज जो है वो लिमिटेड है। अब इसमें क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल होगा उसमें वो ऑर्गेनिज्म जिसका वेरिएशन बेनिफिशियल था, जिसके अंदर जो वेरिएशंस आए उसके लिए फायदेमंद रहे, जो वो ही रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, वो ही सर्वाइव कर पाएंगे और वो ही रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। और इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट लीड्स टू चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू फॉर्म्स अपीयर। ऐसे ही नए फॉर्म्स बनते हैं। इतनी बात थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए ह्यूगो डिवरीज नाम के। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी इवोल्यूशन की। आपने लेमार्किज्म देखा, डार्विनिज्म देखा, इसके बाद ह्यूगो डिवरीज के म्यूटेशन थ्योरी पे आते हैं। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया इवनिंग प्राइम रोज पे और बिलीव किया कि इवोल्यूशन जो है म्यूटेशन के थ्रू होता है और ये जो कुछ माइनर वेरिएशन सारे इनकी वजह से नहीं होता है। इन्होंने बोला कि म्यूटेशन की ही वजह से होता है। म्यूटेशन कैसा होता है, म्यूटेशन सडन होता है, रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है। तो इन्होंने कहा कि जो स्पीशिएशन है ये सॉल्टेशन के थ्रू होता है। स्पीशिएशन का मतलब नए स्पीशीज का बनना, पुराने स्पीशीज में चेंज आना और नए स्पीशीज का बनना, उसको कहते हैं स्पीशिएशन। तो डिवरीज साहब ने कहा कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन के थ्रू आ रहा है, ना कि माइनर वेरिएशंस की वजह से। डार्विनियन वेरिएशन इज माइनर, स्लो एंड डायरेक्शनल, जिससे ग्रेजुअल इवोल्यूशन होगा। इन्होंने ऐसा कहा कि ये डार्विनियन वेरिएशन जो है ये तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिसके और ऐसा इवोल्यूशन इस हिसाब से तो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन होगा। तो इन्होंने बोला कि म्यूटेशनल वेरिएशन जो है वो सडन है, रैंडम है और डायरेक्शन लेस है। इसीलिए नए स्पीशीज का बनना अचानक से होगा और वो म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से होगा। अब ये जो स्पीसिएशन है, मतलब नए स्पीशीज का बनना है, ये सॉल्टेशन की वजह से होगा। सॉल्टेशन क्या है, सॉल्टेशन है एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसको बोलते हैं सॉल्टेशन। आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन सॉल्टेशन, या इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है डिफाइन सॉल्टेशन। इन्होंने बोला कि म्यूटेशन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो सडन, रैंडम और डायरेक्शन लेस है। स्पीसिएशन सॉल्टेशन की वजह से होता है, सॉल्टेशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और इन्होंने बोला कि म्यूटेशन ही है वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशन का ओरिजिन, वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन का ओरिजिन, क्योंकि म्यूटेशन सडन होता है, रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है, इसीलिए नए स्पीशीज का बनना इससे ही ज्यादा पॉसिबल है, ना कि ग्रेजुअल छोटे छोटे इवोल्यूशन से नहीं, छोटे छोटे वेरिएशन से नहीं। इसके बाद हार्डी विनबर्ज प्रिंसिपल है। अब एलील के बारे में हमने पढ़ा, तो इन्होंने बोला कि जो एलील फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में, जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल होती है और एक ये कांस्टेंट होती है। जनरेशन टू जनरेशन
अनटिल एंड अनलेस कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना आ जाए। डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या क्या आ सकता है? डिस्टर्बिंग फैक्टर जीन माइग्रेशन या जिसको जीन फ्लो कहेंगे, या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आ सकता है, या तो म्यूटेशन हो सकता है, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, या नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। इन सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये पांचों फैक्टर्स जब तक नहीं आएंगे, ये डिस्टर्बिंग फैक्टर्स अगर नहीं आएंगे, उस केस में एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल होगी और कांस्टेंट रहेगी जेनरेशन टू जेनरेशन। जीन पूल किसको कहते हैं? जीन पूल कहते हैं किसी भी एक पॉपुलेशन को कंसिडर कर लो, उसमें जितने टोटल जीन्स हैं और उनके जितने भी एलील्स हैं, इन सबको एक साथ लेकर के जीन पूल कहते हैं। जीन पूल मतलब टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। तो इन्होंने बोला कि जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी पॉपुलेशन का। इसको इन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया और इसी को हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बोला कि सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। दो साइंटिस्ट थे, हार्डी एंड विनबर्ग। अब इन्होंने एग्जाम्पल के लिए देखो, इन्होंने लिया 20 बीटल का एक पॉपुलेशन, हर बीटल का एक जीन पूल है, तो इनकी जो टोटालिटी है जीन पूल की, इस पॉपुलेशन की, इन सब की जोड़ करके होगी, ऐड करके होगी। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि कंसिडर करो कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो एलील्स हैं पी एंड क्यू, और इनका जो मतलब इनका जो फ्रीक्वेंसी है इनके एलील्स का, ये डोमिनेंट वाले का पी ले लो और रिसेसिव जो स्मॉल ए जिससे रिप्रेजेंट करें उसका क्यू ले लो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाला एलील हो जाएगा पी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव वाला हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस वाला हो जाएगा 2pq। तो इन्होंने बोला कि जो ये इन्होंने सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का, कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस पे हो सकता है कि आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाए। तो इन्होंने बोला कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये जो पांचों फैक्टर्स हैं, ये जो पांचों ही फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो वहां पर जीन पूल डिस्टर्ब होगा और वहां पे ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वैलिड नहीं होगा। वहां पर ये चेंज इवोल्यूशन की वजह से आ सकता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है कि जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ एलील इन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इज 40, तो कैपिटल ए 26 है और स्मॉल ए 14 है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए क्या हो जाएगा, जिसको पी से डिनोट करेंगे, वो 26.40 हो जाएगा, 0.65। और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए क्या हो जाएगा, क्यू, 14 आउट ऑफ 40 दैट इज 0.35। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है। अब अगर जीनोटाइप देखने लगे, कैपिटल ए 0.5, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन 0.3, और ये स्मॉल ए 0.2। तो इन सबको जब ऐड किया तो ये 1 आया। इन तीनों को भी अगर ऐड किया तो ये भी 1 आया। तो यहाँ पे इट इज ट्रू, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेज ट्रू अनटिल एंड अनलेस कोई बाहर से डिस्टर्बिंग फैक्टर ना आ जाए। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कौन कौन सा। सबसे पहला जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन क्या कहता है, इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे देखो ब्लू एंड रेड बर्ड में, ब्लू एंड रेड बर्ड में दोनों में ही जीन फ्रीक्वेंसी का चेंज आ रहा है, मतलब जीन फ्लो इधर से इधर और इधर से इधर हो रहा है। सपोज एक पॉपुलेशन था जिसमें से कुछ इधर चले गए और इसमें कुछ पॉपुलेशन था जो इधर आ गए। ठीक है, इसको बोलेंगे जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, जीन माइग्रेशन। अगर यहाँ का जो पॉपुलेशन है, ये इस पॉपुलेशन का जीन फ्लो हो गया, और यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है वो यहाँ का जीन फ्लो है। तो अगर यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, मतलब यहाँ के जीन फ्लो में कुछ माइग्रेशन आ रहा है और यहाँ के जीन फ्लो में कुछ माइग्रेशन आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन, जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो बाय चांस काउजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसको बॉटलनेक इफेक्ट भी कहते हैं। इसके बारे में लिखते हैं, इसको बॉटलनेक इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखो क्या है, समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। कभी कभी फ्रीक्वेंसी में इतना ज्यादा चेंज आ जाता है किसी सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में कि वो एक अलग ही स्पीशीज बन जाते हैं। अब जैसे
ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो है वो वहाँ के फाउंडर बन जाते हैं, और इसीलिए इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। सपोज यहाँ से कुछ रेड बीटल्स जो थे कहीं और चले गए किसी आइलैंड पे, और इन्होंने मेटिंग शुरू की, तो सारे के सारे रेड ही बने। तो यहाँ पे ये जो नए आइलैंड पे चला गया, तो ये यहाँ का फाउंडर स्पीशी हो गया, और इस इफेक्ट को इसीलिए फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे इंसेक्ट्स थे, और कोई बाहर से एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आया जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ग्रीन के कुछ लाइक मार दिए गए। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ग्रीन का ये बहुत कम बचेगा। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये बॉटलनेक इफेक्ट बोलते हैं इसको। इसके बाद थर्ड है म्यूटेशन। ये म्यूटेशन जो है इससे नए फिनोटाइप्स बनते हैं। कुछ जनरेशन्स तक अगर म्यूटेशन आता रहेगा तो यही स्पीसिएशन काउज करेगा। स्पीसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे देखो म्यूटेशन क्रिएट्स वेरिएशन। अनफेवरेबल म्यूटेशन सेलेक्टेड अगेंस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो अनफेवरेबल था वो सेलेक्टेड अगेंस्ट फेवरेबल वंस। अब ये जो म्यूटेशन आया उसमें रिप्रोडक्शन आया, फिर फर्दर म्यूटेशन, जिससे कि फेवरेबल म्यूटेशन इज मोर लाइकली टू सर्वाइव। म्यूटेशन कैसा दो हो सकता है ना, फेवरेबल अनफेवरेबल। तो फेवरेबल वाला इज मोर लाइकली टू सर्वाइव, फर्दर रिप्रोडक्शन से वो बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, इट इज अ रीशफलिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन। ये तो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है अभी कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अगर अलाइन कर रहे हैं तो इनके अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कितने फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। ठीक है, अभी फिफ्थ एक है नेचुरल सिलेक्शन। तीन टाइप का नेचुरल सिलेक्शन पॉसिबल है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो मीन कैरेक्टर वैल्यू लाइक वो कर लेंगे, अक्वायर कर लेंगे। मतलब कुछ कैरेक्टर जो है उसका मीन निकाल लो, लाइक एक पॉपुलेशन के ओवर किसी कैरेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो बीच बीच का एवरेज ले लो उसका, और वहां पे वेरिएशन जो है रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको स्टेबलाइजिंग कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ कोई फेनोटाइप था बीच का, तो ये जो बीच वाला जो यहाँ पर रेशियो है एवरेज, ये फेवर किया जाएगा, और इसीलिए पीक जो है धीरे धीरे और बढ़ती ही जाएगी। ज्यादातर इंडिविजुअल्स इस वाली डेटा को अक्वायर करेंगे, मतलब ये इतना ये मीन कैरेक्टर वैल्यू को अक्वायर करेंगे, तो वेरिएशन कम होता जाएगा धीरे धीरे, यही पीक लार्ज होता जाएगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन में इंडिविजुअल लाइक किसी भी एक एक्सट्रीम के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ज्यादा फेवर कर दिया जाता है मीन कैरेक्टर वैल्यू को लाइक छोड़ करके। लाइक मीन कैरेक्टर वैल्यू वाला तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया। दूसरा, मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ के कोई भी अगर एक एक्सट्रीम को पकड़ के इंडिविजुअल्स चलते हैं तो अगेन यहाँ पे भी पीक बनेगा। तो यहाँ पे लेकिन पीक क्या है, यहाँ पे मीन वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं। अगर मीन वाला वैल्यू लेते तो बीच में पीक बनता, यहाँ पे मीन वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो जिधर का भी फेवर किया जाएगा पीक उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें क्या हो जाता है, दोनों एक्सट्रीम्स के इंडिविजुअल्स अक्वायर कर लेते हैं अपना ये वही वाला ट्रेड्स, और उसके बाद वही दोनों ही एक्सट्रीम्स को ज्यादा फेवर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक्सट्रीम्स पे पीक्स बनते जाएंगे, तो यहाँ पे दो पीक्स बनेंगे। तो देख लिया हमने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब यहाँ पे देख लो चार, यही था नेचुरल सिलेक्शन में तुम्हारा स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और यहाँ पे क्या था डिसरप्टिव। इसको डिसरप्टिव, थर्ड में क्या डिसरप्टिव है, दो पीक्स बनते हैं, इसमें एक डायरेक्शन में पीक तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है और इसमें एवरेज वैल्यू कंसिडर करें, इसलिए बीच का पीक नैरो होता जा रहा है और पॉइंटेड होता जा रहा है। यहाँ पे एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर पीक दो साइड बनते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम्स को सेलेक्ट कर लिया जा रहा है। अब आगे चले आते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे फर कलर ऑफ कैट वाला। फर कलर ऑफ रैट वाला। फर कलर ऑफ रैट में क्या देखा इन्होंने कि जो फर कलर है इसका यहाँ पे लाइटेस्ट कलर है और यहाँ पे डार्केस्ट कलर ले लो। इसमें क्या हुआ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जो एवरेज वैल्यू थी, ये जो बीच बीच का जो कलर था लाइटेस्ट और डार्केस्ट के बीच वाला,
ये सेलेक्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो एवरेज जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था उसमें तो सारे कलर्स मौजूद थे, लेकिन जो इवॉल्व पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा यही कलर देखा गया। अब क्या हो गया, डायरेक्शनल सिलेक्शन में कोई भी एक कलर को ये किया गया, लाइक ये जो फोर्थ वाला था सेकंड डार्केस्ट, उसको मान लो कि फेवर कर लिया गया, और उसमें क्या हो गया, पीक जो है इसके पास शिफ्ट हो गया। उसके बाद देखा जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है इस कलर की पाई जाने लगी। एक और बार रिपीट करते हैं ये। हम्म स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, ठीक है। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। फॉर कलर ऑफ रैट में क्या देखा हमने, यहाँ पे 5 कलर्स को कंसिडर कर लिया। चलो फॉर एग्जांपल लाइटेस्ट एंड डार्केस्ट शेड इसका, ठीक है। एक डार्केस्ट शेड है, एक लाइटेस्ट शेड है। तो जो स्टेबलाइजिंग है उसमें क्या, जो बीच वाला कलर है एवरेज, वो पीक कर जाएगा, उसका पॉपुलेशन ज्यादातर इवॉल्व जो पॉपुलेशन आएगा उसमें ज्यादातर का कलर एवरेज वाला वैल्यू लेकर के आएगा। डायरेक्शनल में क्या होगा, कोई भी एक फेवर फेवर कर लिया गया, मीन को छोड़ करके, मीन को छोड़ करके कोई भी एक फेवर किया जाएगा तो पीक वहां पे बनेगा। इवॉल्व पॉपुलेशन का ज्यादातर कलर वो वाला देखा जाएगा जो हमने प्रीफर किया है। उसके बाद डिसरप्टिव में 2 पीक्स बनेंगे, लाइटेस्ट एंड डार्केस्ट वाले, ठीक है। तो इतनी बात हो गई हमारी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, इसमें 4 एराज आते हैं, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये 4 एराज के बारे में अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले चलते हैं प्रोटियोजोइक एरा के साथ। प्रोटियोजोइक एरा में पहुंचते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें देखा गया कि पहला जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था वो इसमें अपीयर किया गया। प्रोटियोजोइक एरा कितने से कितने तक, 2500 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 541 मिलियन ईयर्स अगो तक जो एरा चला उसको प्रोटियोजोइक एरा कहते हैं। प्रोटेरोजोइक जोइक एरा में पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुआ था लगभग अभी से 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो पहली बात, प्रोटेरोजोइक एरा कब से कब तक चला, 2500 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 541 मिलियन ईयर्स अगो तक। उसके बाद पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इसी में देखा गया था 2000 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद कुछ जो सेल्स थे इसमें इसमें जो कुछ सेल्स को देखा गया उसमें ये एबिलिटी थी कि वो O2 को रिलीज करते थे। जब ये फोटोसिंथेसिस, हम फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो अभी हम लोग उस पर नहीं जाते, वापस आ जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में इस टाइम पे कुछ सेल्स O2 रिलीज कर रहे थे। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे थे। अब 500 मिलियन ईयर्स आते आते इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया था। 450 मिलियन ईयर्स पहले पहला लैंड ऑर्गेनिज्म आ गया था, प्लांट सबसे पहले आए। उसके बाद 400 मिलियन ईयर्स पहले आर्थ्रोपोड्स आ गए। फिर 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेज आ गए। और एक इसका एग्जाम्पल है लोफिन, जो कि क्या कर सकती थी, ये रहती तो पानी में थी लेकिन ये लैंड पे जा करके वापस पानी में जा सकती थी। यही इवॉल्व करके फिर एम्फीबियंस बनते हैं, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी आ गई थी ना लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर पाने की। तो इनको ही माना जाता है कि ये जो लोव फिन्स थे, इनको ही माना जाता है कि अभी के जो फ्रॉग्स और सैलेमेंडर्स हैं ये इनके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इतनी बातें थी प्रोटेरोजोइक एरा के बारे में तुम्हारे पास। पहला सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आया था लगभग 2000 ईयर्स पहले। कुछ सेल्स में कैपेसिटी थी O2 रिलीज करने की, कब, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे थे, देखो यहाँ पर। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट्स आ गए, याद रखना है। 450 मिलियन ईयर्स पहले पहले लैंड ऑर्गेनिज्म आए, प्लांट्स। 400 मिलियन ईयर्स अगो आर्थ्रोपोड्स आए। 350 मिलियन ईयर्स पहले जॉलेस फिशेज आई। तो एक सीक्वेंस बना लो, सीक्वेंस को याद कर लेना है। पीई रख लो प्रोटेरोजोइक एरा के लिए। 2500 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 541 मिलियन ईयर्स अगो तक ये लोग रहे। 2000 MYA में क्या हुआ,
पहला सेलुलर फॉर्म आया। फिर ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले बस याद रखते हैं। 2000 के बाद 500, 500 के बाद 450, 450 के बाद 400, फिर 350। 500 में क्या आया? इन्वर्टिब्रेट्स। 450 में पहला प्लांट, 400 में आर्थ्रोपोड, और 350 में तुम्हारा जॉलेस फिशेस। ठीक है, इतना याद रखना तो इजी है, इतनी ही बातें तो याद रखनी है। अब ये जो जॉलेस फिशेस है, इसमें एक एग्जांपल था लोबफिन्स का, हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। इसका नाम क्या है? ये लोबफिन। इसकी खास बात, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्ड फिशेज हैं ये लैंड पे आ सकती हैं और वापस पानी में जा सकती हैं। यही आज के फ्रॉग और सैलामेंडर्स की इनको वो एंसेस्टर माना जाता है। यही इवॉल्व करके एम्फीबियंस बनाए। अच्छा, इस एरा में अच्छा यहाँ पे देखो, ये इसके बारे में लोफिन का जो ये एग्जांपल है, 1938 में सबसे पहले लोफिन देखा गया, जिसको सिलोकैंथ फिश कहते थे। ये साउथ अफ्रीका में पाया गया था, जिसके बारे में सोचा गया था कि ये तो अब एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन ये स्टिल मिला। इस एरा के 6 पीरियड्स हैं। अच्छा, 350 के बाद यहाँ पे पहले देख लेते हैं 320 मिलियन ईयर्स पहले सीवीड्स और कुछ प्लांट्स जो हैं वो आ गए थे, वो एग्जिस्ट करने लगे। फिर धीरे धीरे एम्फीबियन का आ गया, फिर एम्फीबियन इवॉल्व करके रेप्टाइल्स बन गए। रेप्टाइल्स क्या कर रहे थे? एग्स दे रहे थे, एग लेइंग एनिमल्स। ये रिप्रोडक्शन में भी देखा था हमने, रेप्टाइल्स एग लेइंग होते हैं। ये डू नॉट ड्राई अप इन सन। जायंट फर्न्स आ गए, जिनको टेरिडोफाइट्स कहा गया। ओके, अब देखते हैं इस एरा के 6 पीरियड्स के बारे में। इस एरा में 6 पीरियड्स हैं: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इनका टाइम जोन है 540 से 490। ऑर्डोविशियन 490 टू 443, साइल्यूरियन 425, डिवोनियन 405, कार्बोनिफेरस 360 और पर्मियन 285 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये हमारा प्रोटेरोजोइक एरा के बाद हमारा दूसरा एरा आ रहा है, मेसोजोइक एरा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? टाइम ऑफ रेप्टाइल्स, टाइम ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स वाला एरा आ गया हमारा। ये 252 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स तक था। ठीक है, इसके बाद ये एज ऑफ रेप्टाइल्स है एंड जिम्नोस्पर्म्स है। टेरिडोफाइट्स तक आ गए थे प्रोटेरोजोइक में ना। इसके बाद जब रेप्टाइल्स डेवलप किए, इसमें 3 पीरियड्स हैं: ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। ट्रायसिक 230 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, जुरासिक 208 मिलियन ईयर्स पहले, और क्रेटेशियस 144 मिलियन ईयर्स अगो। तो 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? लैंड रेप्टाइल्स वापस से पानी में चले गए, फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए, जैसे कि इक्थियोसॉरस। लैंड रेप्टाइल्स, ये जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो डायनासोर्स थे उस टाइम, जैसे कि टायरानोसॉरस रेक्स, ट्राइसेरेप्टॉप्स और स्टेगोसॉरस और ब्रैकियोसॉरस। टीरेक्स जो है वो लार्जेस्ट डायनासोर था, याद रखना है, क्योंकि इसकी हाइट 20 फीट की थी और इसके ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ थे। ये सबसे ज्यादा फेमस है, इसको याद रख लेने वाला एग्जाम्पल। हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव ऐसे आ सकता है ना, सबसे लार्जेस्ट डायनासोर कौन सा था, या फिर लार्जेस्ट डायनासोर की हाइट कितनी थी। उसके बाद टूथेड बर्ड्स वेर इमर्ज्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले डायनासोर्स वाला एरा है और इसके बाद टूथेड बर्ड्स आ गए। इसके बाद आता है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को कहते हैं एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देखो, टेरिडो तक आ गया था हमारा क्या? प्रोटेरोजोइक एरा में। अब यहाँ पर हमारे पास एंजियोस्पर्म भी आ गया। इस एरा के 2 पीरियड्स हैं, टर्शरी पीरियड एंड क्वार्टरनरी पीरियड। 66 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के यहाँ 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक जो है उसको हम लोग टर्शरी एरा कहते हैं, और 2 मिलियन ईयर्स से लेकर के अभी तक को हम लोग क्वार्टरनरी एरा कहते हैं। 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? डायनासोर अचानक से डिसअपियर हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस से उनकी डेथ हो गई, कुछ कहते हैं कि ज्यादातर उनमें से इवॉल्व कर गए बर्ड्स में। तो कुछ लोगों का मानना है कि अचानक से क्लाइमेट चेंज आया एंड सभी के सभी मर गए। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, वो इवॉल्व हो गए बर्ड्स में। पहला मैमल जो था वो श्रू लाइक था। उनके फॉसिल अभी अभी भी बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। श्रू लाइक मतलब बहुत छोटे, श्रू का साइज बहुत छोटा होता है ना। साउथ अमेरिका में लाइक कुछ मैमल्स पाए गए जो हॉर्स को रिजेंबल करते थे, हॉर्स जैसे दिखते हैं, जैसे कि हिपोपोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हुआ, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया। ये एनिमल्स जो है
वो नॉर्थ अमेरिकन फौना की वजह से ओवर रिडन हो गए। अब ये जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट आया उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव कर गए, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ कंपटीशन था बाकी मैमल्स में। तो अब जैसे ही कंपटीशन नहीं रहेगा तो सर्वाइवल आसान हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए कंपटीशन कब करना, लाइक जब कंपटीशन बढ़ जाता है तभी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कंपटीशन नहीं था तो उनका सर्वाइवल ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है तुम्हारा, यहाँ पे ये इवोल्यूशनरी पूरा ट्री दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स आए, यहाँ ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स के बाद इधर से हर्बेशियस लाइकोपॉड्स और आर्बोरेसेंट। इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी कम है, बट स्टिल आपको एक बार ये डायग्राम देख करके जाना है। कार्बोनिफेरस एरा, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी वाला अभी भी चल रहा है। तो बस इतना है। डायनासोर्स यहाँ पे आ गए, लेकिन डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हैं। ये यहाँ पे ये भी एक्सटिंक्ट हैं। थिकोडॉन्ट्स भी एक्सटिंक्ट हैं। यहाँ पे प्लियोसॉरस भी एक्सटिंक्ट हैं। ये सिनाप्सिड्स में आते हैं, ये सौरोप्सिड्स में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट स्टिल यू शुड लुक एट दीज वंस। सॉरी। अब आ जाते हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के ऊपर। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस आए, इनकी बात करते हैं। तो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस जो आए, ये लगभग आज से 15 मिलियन ईयर्स पहले आए। ये काफी हेयरी थे, ये गोरिल्लाज और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक एंड रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। और लाइक सिंस इवोल्यूशन केस में लास्ट में तो मैन ही आएगा, मॉडर्न डे मैन, लेकिन ड्रायोपिथेकस तक जो था वो ज्यादा एप जैसा ही दिखता था। तो ये ज्यादा मैन लाइक दिखता था दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो। उसके बाद फिर 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो तक कुछ मैन लाइक प्राइमेट्स देखे गए ईस्टर्न अफ्रीका में। लाइक ऑब्वियसली फॉसिल्स मिले होंगे, उससे पता लगाया गया। उनकी हाइट लगभग 4 फीट तक की थी और वो लाइक अपराइट चलते थे, लाइक चारों लिम्स से नहीं, सिर्फ 2 ही लिम्स पे चलते थे, खड़े होकर के सीधा अपराइट। ये बिलीफ फॉसिल्स के बेस पे है। फॉसिल्स कहाँ पे? इथियोपिया और तंजानिया में जो भी फॉसिल्स मिले उनके बेसिस पे ये डेटा पता किया गया है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये लगभग अभी से 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखे गए थे। ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहते थे। ये स्टोन वेपन के साथ हंटिंग करते थे, फ्रूट्स खाते थे। फिर आए होमो हबिलिस 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये पहले ह्यूमन लाइक बीइंग थे। जो ह्यूमन लाइक बीइंग होता है, ह्यूमन जैसा दिखने वाला, उसको होमिनिड कहते हैं। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी की थी। ये अभी तक ये मीट नहीं खाते थे। इसके बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस अभी से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले आया। इसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई, 900 सीसी हो गई। देखो यहाँ पर होमो हबिलिस की सीसी कितनी थी ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी इसको कहते हैं, 650 to 800। ये बढ़ के यहाँ पे हो गया 900। इसके बाद आए तुम्हारे, अब यहां से क्या है, दीज वेर मीट ईटर्स। फिर आ गए नियंडरथल मैन, होमो नियंडरथैलेनिस। ये अभी से लगभग 1 लाख से 40,000 पहले साल तक थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे। ये हाइड्स यूज करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कपड़े पहन के रहते थे। और ये अपने डेड को ब्यूरी करते थे। इनकी कम्युनिटी में भी कोई अगर डाई कर रहा है तो दे यूज टू ब्यूरी देम। अब इसके बाद आ गया तुम्हारा होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन। ये अभी 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर्स अगो तक मिला। इसको ही आइस एज कहते हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000। इन्होंने ये प्री लाइक केव आर्ट की शुरुआत करी अभी से लगभग 18,000 ईयर्स पहले। एग्रीकल्चर शुरू किया और ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुए थे अभी से लगभग 10,000 ईयर्स पहले तक। यहाँ पे अगेन एक सीक्वेंस है ह्यूमन इवोल्यूशन का, जिसको आपको देख लेना है और याद भी रखना है। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल मैन, और अभी जो मॉडर्न डे मैन है आपका होमो सेपियंस। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है स्कल्स का।
यहाँ पे देखो, ये मॉडर्न डे एडल्ट मैन है, इसका स्कल ऐसा है। ये बेबी चिंपैंजी है और ये एडल्ट चिंपैंजी है। तो इनकी स्कल में काफी ये है। बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है ये मोर ह्यूमन लाइक है ना, चिंपैंजी स्कल से ज्यादा लाइक ह्यूमन से रिजेंबल करता है। अब ये होमिनिड फैमिली के लगभग सभी स्पीशीज का स्कल का डायग्राम है, जो कि दिखाता है कि काफी सिमिलैरिटी है। इनका इवोल्यूशनरी बेसिस ये दिखाता है। तो इतनी बातें हमने इवोल्यूशन के बारे में जानी आज। अब इसके बाद हम लोग कुछ पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। अब देखो, सबसे पहले अब आ गया है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल। ये तो 2 स्लाइड में बताया था मैंने कि सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल क्या क्या था। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल हमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस देता है, साथ ही साथ कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में बताता है, और साथ ही साथ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताता है, जो कि ओवरऑल हमको इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। दूसरा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डार्विनियन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनियन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में तो तुम लिख सकते हो कि कैसे डार्विन का गैलापागोस आइलैंड था, जिसपे उन्होंने क्या दिया था सबसे पहले कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला उन्होंने, कैसे कंपटीशन बढ़ता है और फिर ये पॉपुलेशन ग्रोथ और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं होता, तो कंपटीशन बढ़ता है, एंड देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सारी चीजें आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आ गया क्या, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। तो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन क्या 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 था, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे। होमोलोगस क्या था, जिसका ओरिजिन सेम और स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट। एनालॉगस में क्या था, जिसका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट था लेकिन फंक्शन सेम था। ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बता दोगे। अब क्या होता है, जैसे ही जीन फ्लो होता है किसी भी पॉपुलेशन में, तो वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है। इसको ही क्या बोल रहे थे हम लोग, फाउंडर इफेक्ट भी कह रहे थे ना। फाउंडर इफेक्ट, कोई भी पॉपुलेशन जब वहां से चला जा रहा था अपने ओरिजिन इससे, तो वो फाउंडर स्पीशीज बन रहा था और फाउंडर इफेक्ट दिख रहा था। ये हम लोग बता देंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। म्यूटेशन क्या था, डायरेक्शन लेस है, सडन है, और ये स्पीसिएशन में हेल्प करता है। डिफरेंशिएट बिटवीन लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। लेमार्किज्म क्या डील करता था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पे, और डार्विनिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। ये आप लिख देंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो अभी आकर के हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसके 2 एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी लिखती है, हमारे ईयर लोब के बारे में एंड बॉडी हेयर्स के बारे में। वेस्टिजियल मतलब जिनका यूज अब हमको नहीं है। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट से इनको पता चला था ना कि पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो पहला लाइफ का था, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये एक्सप्लेन करता है पहले लाइफ का एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन्स फर्स्ट लाइफ existence, that how first life came into existence. What is adaptive radiation? Adaptive radiation क्या, जब हम लोग एनालॉजी पढ़ते हैं वहीं पे उसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन था ना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल और मैमल्स का एग्जाम्पल्स दे करके लिख देना है कि जब ये जोग्राफिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है, बायोजोग्राफिकल, बायोजोग्राफिकल इवोल्यूशन। इसके एग्जाम्पल्स के साथ आप लिख देंगे व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। किसी एक जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग फूड रिसोर्सेस के प्रेजेंस की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से एडेप्टेशन जो आता है उसी को एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, अब आ गए तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बता दोगे ना। इसमें हमने देखा था एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में, इसमें हमने सबसे पहले देखा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें फॉसिल के बारे में लिखेंगे, फॉसिल के बारे में लिखोगे, फॉसिल हाँ, और फॉसिल का सिग्निफिकेंस लिख दोगे। उसके बाद हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स की बात की गई थी।
उसके बाद हम लोग लिखेंगे बायोजोग्राफिकल एविडेंस, तुम्हारा ये अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में लिखोगे। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कि कैसे वो गिल स्लिट का लाइक देखा गया कि कैसे सारे ही वर्टिब्रेट्स के जो इम्ब्रियोज थे वो सेम फेस से पास कर रहे थे, और जैसे कुछ कुछ लोगों में अभी भी गिल स्लिट रह जा रहा था, तो सभी ही इम्ब्रियोज में देखा गया गिल स्लिट है, लेकिन वो रहता एडल्ट में तो सिर्फ फिश में है, बाकी में नहीं रहता। तो ये वाले सभी लिख देना है। लास्ट में एक क्या था, नेचुरल सिलेक्शन का भी लिखना था ना, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये हमारे पास 6 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन थे जिनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। 5 मार्क्स का है, बड़ा सा है। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हार्डी-वेनबर्च प्रिंसिपल वो पूरा लिख दोगे इसका इक्वेशन बना करके, और वो कैसे कांस्टेंट रहता है ये सब लिख देना है तुमको। इसका सिग्निफिकेंस लिख देना है, और इसमें किस किस चीज की वजह से चेंज आ सकता है, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट सब लिख देना है, म्यूटेशन, एवरीथिंग। प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन, नए स्पीशीज का बनना, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। सॉल्टेशन, एक तो बहुत अच्छी सी लाइन थी ना कि सॉल्टेशन की वजह से ही स्पीसिएशन होता है। सॉल्टेशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस, इट्स सॉल्टेशन। एंड देन थियरीज ऑफ लेमार्क एंड डार्विन, तो इतने डिटेल में हमने पढ़ा ही था, इसको लिख देना है दोनों को कंपेयर करते हुए। एक अच्छे से एक टेबल बना देना, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड राइट इट डाउन। अब आगे हम लोग थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन साहब ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कौन बताया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म था ये आया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ये एनसीईआरटी लिखती है। द मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन भी उसमें रोल देता है, जेनेटिक वेरिएशन भी और म्यूटेशन भी, सभी की वजह से। एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लेना है ताकि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, याद रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोलोगस ऑर्गन, विंग ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, नहीं दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट था, ये एनालॉगस है। फोर लिम्ब ऑफ अ ह्यूमन एंड अ व्हेल, यस ये एक एग्जाम्पल था होमोलोगस का। तीसरा फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, नहीं अगेन ये एनालॉगस है। विंग्स ऑफ बैट्स एंड बटरफ्लाइज, ये भी नहीं, ये भी एनालॉगस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को कौन सपोर्ट नहीं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को फॉसिल सपोर्ट करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी सपोर्ट करता है, वेस्टिजियल ऑर्गन भी, ये नहीं करता। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये डिस्कार्ड हो गया था ये थियरी। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ इज एन एग्जांपल ऑफ, पेपर्ड मॉथ, इसको ये कलर्ड और व्हाइट कलर्ड मॉथ्स वाला जो एग्जांपल है इसको देख सकते हो तुम, ये यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे म्यूटेशन तो नहीं हो रहा था, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था ना, कि ये कौन अपने उसमें ज्यादातर बेटर अडेप्ट कर पा रहा है, नेचुरल सिलेक्शन। नॉट यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं था, अडेप्टिव रेडिएशन भी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स। हार्डी-वेनबर्च प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू स्मॉल पॉपुलेशंस, नहीं स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए ये ट्रू नहीं रहेगा क्योंकि जितना छोटा सैम्पलिंग साइज वहां पे रेशियोज उतने करेक्ट नहीं आएंगे। आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में भी नहीं, लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशंस में हार्डी-वेनबर्च प्रिंसिपल स्टेज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल कौन कौन सा है? डार्विन्स फिंचेस, यस। पेपर्ड मॉथ, नहीं ये नेचुरल सिलेक्शन का है। पेपर्ड मॉथ नहीं, मैपमन सेल ऑफ द सिनोज़ोइक नहीं, डार्विन्स फिंचेस बस। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए सिग्निफिकेंट है। तो इतने क्वेश्चंस हमने देखे, जिसके बाद आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। दैट्स इट, थैंक यू।